नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल सिंह सैनी एक बार फिर उपस्थित हूं अपने चैनल द लॉयर्स एडवाइस में। दोस्तों, अभी तक हम लोग, जैसा कि आपको विदित है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के संबंध में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। और अभी तक हमने जो सेक्शन 1 to 19 तक हम लोगों ने इसके संबंध में अभी तक सीखा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन 20, 21, 22 और 23 से संबंधित जो प्राविधान है उनके संबंध में बताऊंगा। ये चारों ही सेक्शन ऐसे हैं कि जो अभी तक आपने पहले इससे पिछले वाले वीडियो में सेक्शन पढ़े हैं, उनकी और इनकी कहीं ना कहीं रेलिवेंसी है। जब आप ये पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि अरे अभी तो हमने ये पीछे पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ काफी हद तक मिलते जुलते हैं। अब हम आज के सेक्शन 20 की ओर चलते हैं। सेक्शन 20 क्या है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन area, the state government may appoint as many persons as it thinks fit to be executive magistrate and shall appoint one of them to the district magistrate। क्या मतलब हुआ कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले व महानगर क्षेत्र में उतने जितने वे ठीक समझे कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में इस पे आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड सच मैजिस्ट्रेट शैल हैव ऑफ द पावर्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंडर द कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका क्या मतलब हो गया कि जो राज्य सरकार है किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को अपर जिला मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है, और इस अपर जिला मैजिस्ट्रेट को भी वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि जिला मैजिस्ट्रेट को होती हैं, लेकिन जो कार्य निर्धारण किया जाता है उसमें थोड़ा सा मतलब चेंजिंग होती है कि जिला अधिकारी के कार्य अलग होते हैं और अपर जिला अधिकारी के कार्य अलग होते हैं। ठीक है, where in consequences of the office of a district magistrate becoming vacant। हाँ, ये भी देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट किसी वजह से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस किसी वजह से वैकेंट होता है। मान लीजिए ट्रांसफर हो गया और किसी नए का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में क्या होगा? तो कुछ ना कुछ तो प्राविधान सरकार करेगी। तो सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी रूप से यानी टेम्परेरी रूप से नियुक्त किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि ऐसा करने के लिए, कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस कोड में जरूरी है। ठीक है, मतलब ऐसा करेगा, उसे नियुक्त कर सकता है जो खाली है वो पद, तो उस पर किसी जो दूसरा कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उसे नियुक्त कर सकता है। राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त भी कर सकती है। ये राज्य सरकार के हाथ में होता है कि वो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना दे और उससे मुक्त कर दे। इसी प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया मजिस्ट्रेट उपखंड मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। उपखंड मैजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा। राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह इम्पोज करना ठीक समझे, उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, इस धारा की कोई बात उस समय लागू किसी विधि के अधीन महानगर क्षेत्र के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सब शक्तियां उनमें से कोई शक्ति
पुलिस आयुक्त को प्रदत्त करने में राज्य सरकार को प्रभावित नहीं करेगी यानी नहीं रोकेगी। ठीक है। अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं सेक्शन 21 की ओर। सेक्शन 21 क्या है? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी विशेष कार्यपालक मैजिस्ट्रेट। अब सेक्शन 21 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें सेक्शन 13 और सेक्शन 18 भी याद आ जाते हैं। सेक्शन 13 क्या है? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के संबंध में है, और सेक्शन 18 जो है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के संबंध में है। तो उसी से मिलता जुलता ये सेक्शन भी आ गया। अब इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, यानी उन्हें क्या कहा जाएगा? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इतनी अवधि के लिए जितनी वो उचित समझे, यानी टाइम पीरियड जितना सरकार ठीक समझे उतने टाइम पीरियड के लिए नियुक्त कर सकती है। और इस संहिता के अधीन कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिलने वाली वो जो शक्ति हैं, यानी जो अधिकार प्रदत्त किए जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां जिन्हें वो उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों को प्रदान कर सकती है। ठीक है। तो ऐसे ही तो हम लोगों ने देखा सेक्शन 13 और सेक्शन 18। अब ये सेक्शन 19 में भी यही था। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 22 की तरफ। और सेक्शन 22 क्या है? लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यानी कार्यपालक मैजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। अब इस सेक्शन को भी अगर हम सेक्शन 14 और सेक्शन 14 के अधीन के साथ में पढ़ेंगे तो देखेंगे सेक्शन 14 जो क्या करता है? लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के संबंध में वो प्राविधान करता है। और इसमें क्या आता है सेक्शन 22 में कि लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। ये क्या होता है? राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन, यानी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं डिफाइन कर सकता है जिनके अंदर कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे जो इस सीआरपीसी के तहत उसमें निहित की जाएं। ठीक है। अब इसी में आता है ऐसे परिनिश्चय यानी ऐसी डेफिनेशंस द्वारा जैसा उपबंधित है, उनके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारता और शक्तियों का विस्तार पूरे जिले में होगा। अब हम चलते हैं सेक्शन 23 की ओर। और सेक्शन 23 क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो हमें सेक्शन 15 और सेक्शन 19 के संबंध में भी देखना होगा जो इससे मिलते जुलते हैं। सेक्शन 15 क्या था? आपने जैसा कि पढ़ा था, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और ये क्या थे कि जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है वो सेशन मैजिस्ट्रेट के अधीन होगा, और एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं वो एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अधीनस्थ रहेंगे। सेक्शन 19 में क्या था? सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होगा वो जिले के सेशन न्यायाधीश के अधीन होगा, और जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होंगे वो किसके अधीन होंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के अधीन आएंगे। अब इसीलिए सेक्शन 23 भी बिल्कुल इसी तरह का प्रावधान करती है कि क्या अपर जिला मजिस्ट्रेटों से भिन्न यानी एडीएम से भिन्न अन्य जितने भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं वो जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ठीक है। और प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उस उपखंड में शक्ति का प्रयोग कर रहा है जिला मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट के भी अधीनस्थ होगा। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए एक तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, दूसरा सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, इसके अलावा भी मजिस्ट्रेट होते हैं। अब आप कहोगे कौन से? कि तो जैसे मान लीजिए तहसीलदार है,
या नायब तहसीलदार है, तो वो भी तो मजिस्ट्रेट है ना। तो उनका क्या है कि वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अधीन होने के साथ साथ ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अधीन रहेंगे। और जो कार्य वितरण वगैरह है वो कैसे होता है वो आप लोग जानते ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्य का वितरण करता है। जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में और अपर जिला मजिस्ट्रेट को कार्य के आवंटन के बारे में, वितरण और आवंटन, इसके बारे में ये सेक्शन 23 में ही डिफाइन किया गया है। समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकता है या कोई आदेश दे सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 23 तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। और इन सेक्शन का की जो मतलब चीजें हैं वो पहले जैसे मैंने बताया, सेक्शन 11, सेक्शन 16, सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 14, 15 और सेक्शन 19 वो भी इसी से रिलेटेड था। उनमें जुडिशियल क्षेत्र के बारे में था और इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के संबंध में था। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज की मेरी जानकारी भी आपके लिए लाभप्रद हो सकती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन इसी तरह करते रहें, जिससे मैं समय समय पर नए नए वीडियो बनाता रहूं और आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।